हर घर की सास एक जैसी नहीं होती। सर्दियों की ठंडी दोपहर होती है। गौरी कॉलेज से थकी हुई आती है। किताबों का बैग कंधे पर लटका कर घर के आंगन में आती है। तभी उसकी दादी बोलती है, अरे कहाँ रह गई थी गौरी? कॉलेज के नाम पर रोज रोज घूमने चली जाती है। तेरे जैसी लड़कियां अब पढ़ने नहीं बहाने बनाने जाती हैं, मुझे सब पता है। तभी गौरी बोलती है, दादी मैं घूमने नहीं गई थी, आज मेरा एग्ज़ाम था, 3 घंटे का पेपर था, इसलिए देर हो गई। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, हमें कॉलेज के लड़कियां सब यही बोलती हैं, पेपर था, क्लास था, ऐसे ही बहाना करती रहती हैं। तेरे सर पर माँ बाप का साया ही नहीं है तो कौन देखने वाला है तुझे? कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलने जाती है? गौरी चुपचाप होकर सिर झुका लेती है। तभी सौतेली माँ पीछे से गुस्से में आती है, हाथ में बेलन लिए खड़ी होती है। आ गई कॉलेज से? चल अब फटाफट सारा घर का काम कर, झाड़ू पोछा बर्तन सब, और रसोई में जाकर खाना भी बना। सुबह से तेरे चक्कर में कुछ भी नहीं हुआ है। इस घर में मम्मी 3 घंटे का पेपर था, मैं बस पेपर देकर आई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ क्या? तभी सौतेली माँ बोलती है, तू चुपचाप जा, अंदर जा, ज़्यादा बहाना मत कर। गौरी बिना जवाब दिए चुपचाप झाड़ू उठाती है और ठंडी फर्श पर उसके नंगे पैर काँप रहे होते हैं, मगर वह लगातार काम करती रहती है। गौरी ने पूरा घर झाड़ कर साफ़ किया, फिर जाकर चूल्हे पर खाना बनाती है, रोटी बेल रही होती है। आज की लड़कियां ना हाथों में क्रीम लगाए घूमती हैं ना, लेकिन काम करवा लो तो जैसे बाहर टूट पड़े। गौरी सुनती है मगर कुछ नहीं कहती है, चुपचाप सबके लिए खाना परोस देती है। थोड़ी देर बाद सौतेली माँ के बच्चे स्कूल से लौटते हैं। तभी आ गए बच्चे, चलो चलो हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लगा देती हूँ। वो जल्दी से दोनों बच्चों को कुर्सी पर बिठाती है, उनके सामने रोटी दाल परोसती है। लो बेटा गर्मा गर्म खाना खा लो, देखो ठंड कितनी बढ़ गई है, मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी। गौरी पास ही खड़ी होकर सब देखती है, उसके चेहरे पर हल्की थकान और दर्द दोनों था। इतनी ठंड में मैंने सारा घर साफ किया, खाना बनाया, फिर भी सबसे बाद में मुझे ही खाना मिलेगा। और यह दोनों देखो, बस आते ही मम्मी के हाथ का खाना खाने लगे। वो धीरे से आंगन की तरफ चली जाती है और ठंडी रोटी का टुकड़ा उठाकर खाने लगती है। उसके गले से निवाला मुश्किल से उतरता है। जब माँ बाप नहीं होते हैं ना साथ तो ऐसे ही होता है, और नहीं पूछता कोई कि दिन कैसा गया, पेपर कैसा गया, बस ठंड लग रही है या नहीं। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू गिरते रहते हैं। वो उन्हें पोंछ कर फिर बर्तन धोने लगती है। पीछे से बच्चों की हंसी की आवाज़ आती है। अगले दिन सुमन और गौरी एक साथ बैठे होते हैं। गौरी, सन याद है तुझे? तेरी शादी बचपन में ही तय हो गई थी ना उस गांव वाले लड़के से? जी मम्मी, सुना तो था दादी से, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो कभी मिली भी नहीं उनसे। अरे मिलने की क्या ज़रूरत है, तेरी सास बहुत ही सख्त है और जालिम और औरत है। वे पूरे गांव में उसका नाम डर से लिया जाता है। सुना है अपनी बहुओं को 1 मिनट में चैन नहीं लेने देती है, दिन भर काम करवाती है, और अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो उन्हें झाड़ू या बेलन से बांटती है। सच मम्मी, इतनी बुरी है वो? हाँ बेटा, तेरी तो किस्मत ही खराब है। देख लेना, जैसे ही तेरी उम्र 24-25 की होगी, तेरे ससुराल वाले तुझे लेने आ जाएंगे, फिर वहाँ तू बस रोएगी, हमारा भी पीछा छूटेगा तुझसे, और तू भी अपनी किस्मत भुगतेगी। गौरी सिर झुका लेती है, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। मायके में तो पहले ही इतना बुरा हाल है, अगर ससुराल में भी ऐसा सास मिल जाए तो मेरा क्या होगा? क्या किस्मत लिखी है भगवान। शाम का समय होता है। गौरी आंगन में कपड़े सुखा रही होती है। तभी पड़ोसन की भाभी सीमा सिर पर दुपट्टा बांधे हाथ में स्टील का कटोरी लेकर आती है। उनके सिर पर चोट थी। अरे भाभी, आपके सर पर यह चोट कैसा, इतना बड़ा जख्म? तभी वह पड़ोसन बोलती है, नहीं गौरी, बस कुछ नहीं, बस सीढ़ियों से गिर गई थी, बस हल्की सी चोट है। नहीं नहीं भाभी, मुझे सच बताइए, यह चोट गिरने से नहीं लगती है, यह तो जैसे किसी ने मारा हो। क्या आपकी सास ने कुछ कहा? भाभी चुप हो जाती है, आंखें झुका लेती है। भाभी, आप रोज़ उदास हो जाती हैं क्यों? कल भी आपकी आंखें लाल थी, क्या बताऊं? गौरी, बस सास का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही है। जरा सी बात पर बेलन उठा लेती है। कहती है, जब तक बहू का पसीना ना निकले तब तक खाना खाने का हक नहीं है वो तुम्हें। सुबह से शाम तक काम करवाती है, अगर देर हो जाए तो वो रुक जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगती है। तो मम्मी सही कह रही थी, सब सास एक जैसी होती हैं शायद। सीमा भाभी चुपचाप कटोरा रखकर चली जाती है। गौरी देर तक उनकी तरफ देखती ही रह जाती है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। घर में बुआ जी आई होती हैं। वहीं पर सब होते हैं, सौतेली माँ, गौरी, बुआ जी और दादी। तभी बुआ जी अपनी बहू से बोलती हैं, अरे बहू, एक गिलास पानी ले आ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मुंह बना रखा है? यह ससुराल है, मायका नहीं। हमारे घर की बहुएं सिर पर झुका रखी हैं, आंखें उठाकर नहीं रहती हैं। रीना चुपचाप सिर झुका लेती है, हाथ कांप रहे होते हैं। वहाँ
से बुआ जी, आपने तो कमाल कर दिया। बहू को लाइन पर रखने का यही तरीका है। आजकल की बहुएं ज़्यादा बोलने लगती हैं, थोड़ा सख्त रहो तो अपने आप ही सीधी हो जाती हैं। बुआ और सौतेली माँ हंसती है। गौरी चुपचाप यह सब देख रही होती है। क्या सच है? सास बनने का यही मतलब होता है? डांटना, मारना, डराना। क्या किसी सास में जरा सी भी ममता नहीं होती है? अगर मेरी भी सास ऐसी निकली तो मैं ज़िंदगी कैसे काटूंगी? उसकी आंखों में डर और निराशा दोनों होते हैं। वह धीरे धीरे अपने काम में लग जाती है और बर्तन धोने लगती है। अगले दिन गौरी अपनी दोस्त के घर जाती है। गौरी दरवाजे पर खड़ी होती है। हाथ में मिठाई का छोटा डिब्बा होता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी होती है। रुचि, ओ रुचि, घर पर है क्या तू? अंदर से कोई आवाज़, कोई जवाब नहीं आता है। वो धीरे धीरे आंगन में जाती है, तभी कमरे में तेज आवाज़ें सुनाई देती हैं। बहू, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे लिए चाय में शक्कर 2 चम्मच डालना, 3 चम्मच क्यों डाली? अब ये मीठी चाय कौन पिएगा? तभी उसकी बहू बोलती है, माँ जी गलती से ज़्यादा हो गई, अगली बार ध्यान रखूँगी। हर बार तूने यही बोलती है, अब गलती से हो गई। हाथों में बस गलती ही बची है। तू अपने घर से यहाँ पे सिर्फ गलती करने आई है, तभी सास झटके से कब गिरा देती है, कब टूट जाता है, ज़मीन पर बिखर जाता है। माँ जी माफ़ कर दीजिए, मैं भी साफ़ कर देती हूँ। हम साफ़ कर, और आज ही से पहले अपने दिमाग की धूल भी झाड़ ले। गौरी दरवाजे के पास अब देख रही होती है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, सांस तेज चलने लगती है। उसी वक्त उसकी दोस्त रुचि अंदर से आती है। गौरी को देखकर वो चौंक जाती है। अरे गौरी, तू कब आई? अंदर क्यों नहीं आई? वो मैं आई थी तुझसे नोट्स लेने, लेकिन यह सब क्या हो रहा है? तेरी भाभी को क्या हुआ है? गौरी ऐसे पूछने लगती है। कुछ नहीं गौरी, बस मम्मी को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती है। तभी अंदर भाभी धीरे से टूटे कप के टुकड़े समेट रही होती है। हाथ कट जाता है, खून की बूंद गिरती है। सास फिर डांटती है, अब खुद को भी घायल कर ले, बस नाटक बाकी रह गया था तेरा। गौरी के गले से आवाज़ नहीं निकलती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है। वो पीछे हटती है। हे भगवान, यहाँ भी वही हाल है। हर घर में बहू को रोती है, सास चिल्लाती है। क्या सच में कोई भी सास अच्छी नहीं होती है? अगर मेरी सास भी ऐसी निकली तो मैं शायद कभी मुस्कुरा ही नहीं पाऊंगी। गौरी का चेहरा डर और उदासी से भर जाता है। वो धीरे धीरे हटकर घर से निकल जाती है। पीछे से भाभी की सिसकियों की आवाज़ आती है और दरवाज़ा धीरे से बंद हो जाता है। अगले दिन कॉलेज के पीछे छोटा सा पार्क होता है। पतझड़ से बची थोड़ी सी सूखी घास पर लोग धूप सेक रहे होते हैं। गौरी और उसके 2 दोस्त सीमा और अनुपमा एक बेंच पर बैठी होती हैं। तभी दोनों बात करती हैं, यार मेरा ससुराल तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ाई के साथ पूरा घर संभालना पड़ता है। घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चों की पढ़ाई, सब। अब तो मैं तंग आ गई हूँ इन सब से। कल सुबह मैंने 20 लोगों के लिए खाना बनाया था। हाँ, सच में 20 लोगों के लिए। कॉलेज जाकर क्लास लौट कर आना, घर में वही 5-6 घंटे रसोई का इसका और पढ़ाई उसे भी मैनेज करना, ये सब कैसे हो पाएगा? अरे यार, कम से कम तुम लोग तो मेरी चिंता मत बढ़ाओ। मैं तो वैसे ही डर के मारे परेशान होती हूँ। शादी बचपन में ही तय हो चुकी है मेरी। मैंने अपने होने वाले ससुराल वालों को भी नहीं देखा है। पता नहीं कैसे होंगे सब। तभी दोनों सहेलियां बोलती हैं, सच कहूँ तो गौरी, तेरी सौतेली माँ जो है ना, वो कुछ कम नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि बहुत ही साल से एक जैसी होती हैं। कम बोलो, खूब काम करो, मुस्कुराना भूल जाओ। शादी का मतलब है लड्डू खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ। बस यही है और कुछ नहीं है। कभी कभी लगता है जैसे असली ज़िंदगी की किताब यही है। पर मेरी तो माँ ने ही सब कुछ कह दिया। दादी भी कुछ ऐसे ही बताती रहती है। दिल करता है पूछूं, क्या मेरी ज़िंदगी में सच यही होगी? क्या मेरी ज़िंदगी सच में यही है? पढ़ाई बीच में रुक जाएगी मेरी, घर संभालते निभाते खुद को भूल जाऊंगी मैं। गौरी, हम सबकी तकलीफ़ें हैं, पर कभी कभी किस्मत कुछ अलग भी देती है। कोई सास मिल जाती है जो माँ बन जाती है, और कोई घर मिलता है जो साथ देता है। बस उम्मीद रखो और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पढ़ाई छोड़ना मत। तुम अगर पढ़ाई बनाए रखोगी तो तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार रहेगा, कैसे जीना है, कहाँ जाना है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, पर डर तो है ना, और यह डर मिटेगा कैसे? गौरी अपनी सहेलियों से बातें करती है। तीनों खामोश हो जाती हैं। अगले दिन गौरी रसोई में बर्तन धो रही होती है। हाथ ठंडे पानी से लाल पड़ जाते हैं। दादी अंगीठी के पास बैठी ऊंची आवाज़ में बात कर रही होती है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। अरे कोई फ़ोन उठाओ ज़रा। तभी गौरी आती है। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ वसुंधरा देवी। गौरी, किस बचपन में ही आपने हमारे बेटे राघव से शादी तय कर दी थी।
अब लड़की की उम्र हो गई है, हमें अपनी बहू घर लानी है, अगला महीना शुभ रहेगा। तभी गौरी बोलती है, जी मैं मम्मी को फ़ोन देती हूँ। गौरी अपनी मम्मी सौतेली माँ को फ़ोन लाकर देती है। हाँ नमस्ते जी, कैसी हैं आप? अब शादी करनी है? अच्छा ठीक है, लड़की तो बड़ी ही हो गई होगी। हाँ सब ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अभी फ़ोन कट जाता है, गौरी की विदाई का दिन रख जाता है। तभी उसकी सौतेली माँ बोलती है, अरे अब तो काम वाली चली जाएगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब तो यही करती थी, अब मैं क्या करूँगी? जिस दिन से आई है काम के सिवा कुछ नहीं सीखा है इसने, अब ससुराल में जाकर भी यही करेगी यह। उसकी सौतेली माँ ऐसे बोलती है। चलो हाँ, अब जैसी किस्मत वैसा ही होगा ना, दादी बोलती है। गौरी चुपचाप रसोई में चली जाती है, मगर उसकी आंखें भीग जाती हैं। कुछ दिनों बाद गौरी की शादी हो जाती है। सर्दियों की रात, चारों तरफ रोशनी, ढोलक और शहनाई की आवाज़ गूंज रही होती है। गौरी लाल जोड़े में खड़ी होती है और चेहरे पर घबराहट और मासूमियत दोनों दिखाई देती है। फेरे में ये पूरे होते हैं, अब से तुम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हुए, पंडित जी बोलते हैं। गौरी की आंखों में आंसू होते हैं। सौतेली माँ सुमन दूर से देखकर मन में सोचती है, तो मेरा मन हल्के की जगह भारी हो गया, पता नहीं क्यों। जो दिन भर काम करती थी वो अब किसी और की हो गई। गौरी की विदाई होती है, वो गाड़ी में बैठ जाती है, पीछे मुड़कर देखती है, पर उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। उसे गले तक नहीं लगाया किसी ने, केवल दादी खामोशी से खड़ी होती है। गौरी की आंखों में डर होता है। मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ कभी प्यार नहीं मिला, और जहाँ जा रही हूँ वहाँ किसी को जानती तक नहीं हूँ। क्या वहाँ भी तो वही हाल होगा? ससुराल में गृह प्रवेश होता है, दरवाजे पर रंगोली बनी होती है, दीवारों पर फूलों की सजावट होती है। एक बहुत बड़ा घर होता है। सामने सास वसुंधरा देवी, ससुर नंद और छोटा देवर खड़े होते हैं। वसुंधरा देवी मुस्कुराती है, आरती की थाली लेकर आती है। आओ बेटा, घर में कदम रखो, आज से यही तुम्हारा घर है। तभी गौरी मन में सोचती है, मायके में कोई अच्छा नहीं था, अब ससुराल में भी वही कहानी होगी। शायद ना मैंने इन सब की शक्लें पहले देखी है, ना इनके स्वभाव को जानती हूँ। क्या सच में हर घर में सास वैसी होती है जैसे सब होते हैं, सब कहते हैं? वो सिर झुकाकर चुपचाप उसके पाँव छूती है। सास प्यार से उसका सिर सहलाती है, लेकिन गौरी डर के कारण नज़र नहीं उठाती है। गौरी पल भर को ऊपर देखती है। सास की आंखों में सच्ची ममता दिखाई देती है, पर उसे वो भी गलत दिखाई देता है। आओ बेटा, हमारे घर की लक्ष्मी, हमारे घर की दहलीज पर कदम रखो, यह कलश पैर से गिराओ और अंदर आओ। तुम्हारे कदमों से घर में शुभता आएगी। गौरी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती है। उसके अंदर सास की कही हर बात एक ठंडी सी झिझक दे रही होती है। उसे सौतेली माँ की बातें याद आती है। तेरी सास बहुत बुरी निकलेगी, तुझे रुलाएगी, गौरी सोचने लगती है। लक्ष्मी, 6 महीने की लक्ष्मी, फिर सब अपनी रंग दिखाने लगेंगे। हर घर की सास वही तो होती है, बाहर से प्यारी, अंदर से झूठी। गौरी धीरे धीरे कलश को ठोकर मारती है, लेकिन जिस तरह से वह मारती है उसमें आदर कम और गुस्सा ज़्यादा होता है। कलश दूर तक लुढ़क जाता है और पास रखे चावल भी फैल जाते हैं। सब थोड़े हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, पहली बार है ना, थोड़ा नर्वस हो के अब अंदर जाओ। गौरी मुंह बनाते हुए अंदर चली जाती है और सास उसकी आरती उतारती है, पर गौरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। राघव और गौरी अपने गहने और कपड़े उतार रहे होते हैं। तभी राघव पूछता है, क्या हुआ गौरी, तुम्हारा मूड ऐसा क्यों है? घर पर सबने इतना सुंदर स्वागत किया और तुमने एक बार भी मुस्कुराया नहीं। तभी गौरी बोलती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही हूँ। तभी राघव बोलता है, ऐसे मेरे परिवार ने तुम्हारा इतने प्यार से स्वागत किया, माँ ने खुद कलश रखा और तुमने ऐसे पैर से मारा जैसे कोई चीज़ हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस पैर लग गया होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। अभी शादी का पहला दिन है और तुम ऐसे गुस्से में रहोगे तो सब गलत समझेंगे। इस बात पर हम बाद में बात करेंगे, तुम अभी आराम कर लो। हाँ ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ आराम करने। राघव अपने कमरे से निकल जाता है। गौरी अकेली बैठी होती है। खिड़की से आती है हल्की हल्की ठंडी हवा, उसके चेहरे को छूती है। वो अपने माथे पर हाथ रखती है और सोच में डूब जाती है। कितना अजीब है, सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुझे हर मुस्कान के पीछे 6 नज़र आ रहे थे। मेरी सौतेली माँ सही तो नहीं थी, मेरी तो समझ में बाहर है। सब उसकी आंखों में हल्की नमी और डर दिखता है। अगले दिन सुबह
का ठंडा मौसम होता है, घर के आंगन में हल्की धूप होती है। अब सभी सो रहे होते हैं, लेकिन गौरी सिर्फ रसोई में बर्तनों की हल्की खनक की आवाज़ आ रही होती है। गौरी खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है और सोचने लगती है, ससुराल में ज़्यादातर लड़ाई तो काम के नाम पर ही होती है, इसलिए मैं किसी को मौका ही नहीं दूंगी। जल्दी उठो, अपना काम खुद करो, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है मुझे, बस अपना फ़र्ज निभाना है। वो आलू की सब्जी से में तड़का लगाती है, फिर पराठे बेलने लगती है। थोड़ी देर बाद सास अंदर आती है, अगली मुस्कान और आंखों में प्यार देखता है। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी उठ गई, अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं निकला है और तूने तो रसोई का सारा काम शुरू कर दिया है। तभी गौरी बोलती है, मम्मी जी, बहू का काम यही होता है, ससुराल में खाना बनाना, घर संभालना, बाद में भी मुझे ही करना था तो मैंने सोचा अभी कर लूँ। गौरी की सास बोलती है, अरे नहीं बेटा, मैं तो सोच रही थी कि तेरी पहली रसोई है, पर ढेर महीने बाद करवाऊंगी। अभी तो तू घर को जान, सबके साथ घुल मिल जा और आदत डाल रहने की। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप कह रही हैं तो भी ठीक है, लेकिन मेरे लिए सब एक ही बात है, अभी कर लूँ या बाद में कर लूँ। तभी गौरी की सास बोलती है, चल बेटा, अब तूने शुरू ही कर दिया है तो तेरी मदद मैं कर देती हूँ, तू सब्जी संभाल, मैं आटा गूँथ लेती हूँ। गौरी चौंक कर सास की ओर देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। सास सच में बैठकर आटा गूँथने लगती है। गौरी धीरे से देखती रहती है। यह सब शुरुआत है, मैं यही इतना अच्छा क्यों बनते हैं। हर कोई मीठा बोलता है, मुस्कुराता है, पर असली रंग तो कुछ दिनों के बाद ही दिखता है। शायद मम्मी ठीक कहती थी, हर सास एक जैसी होती है। देख बेटा, आटा थोड़ा मुलायम रखो, रोटियां नरम बनेंगी। तू सब्जी में थोड़ा हरा धनिया डाल देना, खुशबू और बढ़ जाएगी। गौरी सिर हिलाती है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सोचती रहती है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। गौरी सिंक के पास खड़ी होकर बर्तन धो रही थी और पास में प्रेशर कुकर की सीटी बजती है। तभी दरवाजे से तेज आवाज़ आती है, जल्दी खाना दो ना, बहुत भूख लगी है, कॉलेज से सीधा आई हूँ। सास हंसते हुए थाली सजाती है, रोटी सब्जी डालती है और मेज पर रख देती है। आ गई मेरी बेटी, आजा, गरम गरम रोटियां खा ले। गौरी बेटा, जरा दही भी निकाल ला। गौरी सिर झुकाकर फ्रिज से दही निकाल कर लाती है और थाली में रख देती है। शिल्पा बड़े चाव से खाने लगती है। सास उसकी ओर स्नेह से देख रही होती है। कुछ देर बाद गौरी सास की ओर देखती है। गौरी बेटा, तूने तो कॉलेज की ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी ना, अब आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है? मैं सोच रही थी तू पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ले। नहीं मम्मी जी, अब क्या कर ज़रूरत है, आप लोगों के पैसे खर्च हो जाएंगे, मैं वैसे भी ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, वही काफ़ी है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे यह कैसी बात कर रही है बेटा, तू हमारी बहू नहीं बेटी भी है। आजकल ज़माना बदल गया है, लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट होना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों के लिए। तू अपनी पढ़ाई जारी रख और चाहो तो आगे जाकर नौकरी भी कर लेना। हाँ भाभी, कॉलेज लाइफ तो सबसे अच्छा टाइम होता है, आप ऐसे पढ़ाई शुरू करो, हम साथ जाएंगे। गौरी हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ दिखाई देता है और वो धीरे धीरे झाड़ू उठाकर कोने में सफाई करने लगती है। इतनी मीठी बातें, इतनी अच्छाई, यह सब बस शुरुआत का ढोंग है। अभी तो मुझे इस घर में आए 2 ही दिन हुए हैं, अब असली दम दिखेगा इन सब का, तब समझूंगी कि क्या वाकई में हर घर की सास अलग होती है या सब एक जैसी होती हैं। गौरी बेटा, ज़्यादा काम मत कर, थोड़ा सा बैठ जा, मैं कर लूँगी बाकी काम। गौरी बिना जवाब दिए झाड़ू लगाती रहती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, डर और उलझन का मिला जुला भाव दिखाई देता है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। ठंड की धूप सड़क के किनारे पड़ रही थी है और गौरी की पड़ोसन, यार मुझे तो शादी से पहले सबने कहा था पढ़ लेना, ससुराल वाले भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब कहते हैं अब आगे पढ़ाई नहीं हो सकती है, अब घर संभालो। और जब मैं पूछती हूँ कि क्यों, तो बोलते हैं पढ़कर करोगी क्या, पति तो अच्छा काम कर रहा है, ज़मीन जायदाद भी है, आराम से रहो। तभी दूसरी सहेली बोलती है, सच कह रही है तू, शादी से पहले तो कितने वादे करते थे, पर शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। वो वैसे जैसे अपने दिखाते हैं ना, वो बस दिखावे के होते हैं, अब तो बस खाना, सफाई और चुपचाप रहना यही काम रह गया है। तभी गौरी बोलती है, अरे पर मेरी सास ने तो मेरा खुद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया है और मैं अगले हफ्ते से कॉलेज जाना शुरू करने वाली हूँ। दोनों लड़कियाँ एक साथ हैरान होकर बोल पड़ती हैं, क्या सास ने खुद एडमिशन करवाया है? वो सब चौंक जाती हैं। हाँ भाई, अरे यार तू तो बहुत किस्मत वाली है, आजकल के ज़माने में ऐसी सास कहाँ मिलती हैं। हम तो सोचते हैं कि सास मतलब बस कंट्रोल करने वाली, और तेरी तो सुनकर लगता है जैसे माँ हो। मम्मी ने खुद कहा है कि लड़कियों को भी अपनी पहचान बनानी पड़ती है।
दोनों पड़ोसी लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं, आंखों में जलन और सच्ची हैरानी दोनों होती है। तेरे नसीब तो सच में खुल गए गौरी, ऐसी सास अब तो मिलती ही नहीं है। हाँ यार, मेरे तो हालात ऐसे हैं कि अगर मैं कॉलेज का नाम भी लूँ तो सास बोलती है। अब गौरी सोच में पड़ जाती है कि सबकी सास की तरह मेरी सास नहीं है, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, वो मुझे अपना मानती हैं। अगले दिन सुबह का समय होता है, घर में रौनक होती है। नंद शिल्पा तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए मेकअप कर रही होती है। सास वसुंधरा किचन में आवाज़ लगाती है, अरे बेटा शिल्पा, अपनी भाभी को भी साथ ले जाना, 3-4 दिन से बेचारी आई है, बस घर में ही पड़ी है, थोड़ा बाहर घूम आएगी। तभी शिल्पा बोलती है, अरे मम्मी भाभी के साथ क्या करेंगी, मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, सब दोस्त होंगे वहाँ। आप कह दीजिए, भाभी नेहा और काजल भाभी से पूछ लेंगी, अगर वो जाएंगी तो शायद चली जाएंगी उनके साथ। ठीक है बेटा, तू जा, मैं देखती हूँ। तभी गौरी की सास गौरी पास में खड़ी होती है, थोड़ी उदासी भाव में होती है। गौरी बेटा जा, तू नेहा और काजल से पूछ ले, अगर वो जा रही हैं तो उनके साथ मार्केट चली जा। घर के बाहर नेहा और काजल खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं। गौरी झिझकते हुए पास आती है और कहती है, दीदी आप दोनों मेरे साथ बाजार चलोगी क्या, थोड़ा सा खा पी आएंगे, शाम तक लौट आएंगे आराम से। अरे नहीं भाई, मैं नहीं जा सकती, मेरे ऊपर तो पूरे घर का काम है, रिश्तेदार आ रहे हैं, सब कुछ मुझे ही संभालना है। हाँ यार, मैं भी नहीं जा सकती हूँ, इतना काम पड़ा है और सासू माँ भी घर पर नहीं है। मेरी सास तो मुझसे कह रही थी कि आज घूमने चली जा और कुछ शॉपिंग भी कर लेना। अरे भाई, तेरी तो बात ही कुछ और है। दोनों जाने से मना कर देती हैं। गौरी निराश होकर घर वापस आती है। मम्मी जी, वो दोनों तो मना कर रही हैं, वो नहीं जा रही हैं। तभी गौरी की सास बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तू चल, मैं और तू ही चलते हैं। सास और गौरी दोनों मॉल जाते हैं। सास और गौरी हंसते खेलते कपड़े देख रही होती हैं। वसुंधरा अलग अलग ड्रेसेस गौरी पर लगा कर देख रही होती है। अरे बेटा, यह वाला रंग तेरे ऊपर बहुत जचेगा, और यह शॉल भी ले ले, ठंड बढ़ गई है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और बहुत देर तक बातें करते हैं और शाम को आराम से घर लौटते हैं। मम्मी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने सारे कपड़े दिलाए। तभी उस गौरी की सास बोलती है, थैंक यू की क्या बात है बेटा, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। गौरी हल्का सा मुस्कुराती है और पहली बार सास को देखकर उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आती है। अगले दिन ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा होता है। गौरी जैकेट और लोअर पहने आराम से घर का काम कर रही होती है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। अरे देखो तो कौन आया है। दरवाज़ा खोल दिया और देखती है, सामने बुआ जी खड़ी होती हैं। अरे दीदी, आप आओ आओ, अंदर आओ। बुआ जी अंदर बैठ जाती हैं। चाय पीते हुए गौरी पर नज़र जाती है तो वो देख गौरी लोअर और जैकेट में झाड़ू लगा रही होती है और काम कर रही होती है। तभी बुआ जी कान में फुसफुसाती हैं कि मेहमानों के सामने लोअर टी शर्ट में घूम रही है। दीदी, इसमें बुराई क्या है, उसने जैकेट और लोअर पहन रखा है, कुछ गलत तो नहीं है। और मैं आगे की सोचने वाली औरत हूँ, जब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है तो दूसरों को क्यों दिक्कत हो रही है। मैंने इसे बहू नहीं बेटी बनाकर लाया है। जैसे शिल्पा इस घर में रहती है वैसे ही यह भी रहेगी, जो इसके मन में आता है वो पहन सकती है। तभी बुआ बोलती है, अच्छा कविता, तेरी बहू के तेवर इतने बढ़ रहे हैं, तेरी जुबान भी बहुत चलती है। वसुंधरा, हमें तो यह व्यवहार पसंद नहीं आया, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। कोई बात नहीं दीदी, आप जा सकती हैं और जब मन होगा तब आ भी सकती हैं, और जब तक रहना चाहें रह सकती हैं। बुआ जी मुंह बनाकर उठती हैं और चली जाती हैं। घर में हल्की खामोशी होती है। गौरी सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में हैरानी और सास के लिए प्यार दिखता है। मम्मी जी, आपने तो मेरा साथ दे दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई सास ऐसे बोल सकती है। मगर कोई बात नहीं बेटा, सास और माँ में फ़र्क सिर्फ सोच का होता है। अगर बहू को बेटी समझ लो तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। गौरी की आंखें भर जाती हैं और अब मुझे समझ आ गया, हर सास बुरी नहीं होती हैं, कुछ सास माँ से भी बढ़कर होती हैं। तभी अगले शाम दिन ठंडी सी सुबह होती है, हल्की सी धूप निकल रही होती है। गौरी घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। चारों औरतें मोहल्ले की घर के गेट के पास खड़ी गपशप कर रही होती हैं। वहीं वसुंधरा देवी भी उनके साथ खड़ी थी। अरे बहन, मेरी बहू तो पूरे दिन भर फ़ोन में लगी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती है, गंदगी फैलाए रहती है। सही कहा, आजकल की लड़कियां तो बस सस्ते में रहने लगी हैं, शादी करती हैं लेकिन काम नहीं करती हैं, जैसे डरा कर रखती हैं सास को। हमारे ज़माने में तो सास के सामने आवाज़ तक नहीं निकलती थी, और अब देखो बहुएं तो सास को सिखाती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है।
गौरी सुन रही होती है, झाड़ू लगाते हुए धीमे से सिर झुकाती है। उसे उम्मीद होती है कि उसकी भी सास शायद कुछ ऐसा ही बातें करेंगी, उसकी बुराई करेंगी, पर मेरी बहू तो बहुत अलग है। सुबह सुबह उठ जाती है, घर का सारा काम संभालती है, फिर कॉलेज भी जाती है। मैं कहती हूँ बेटा मैं मदद कर दूँ तो मना कर देती है। कहती है मम्मी जी आप आराम कीजिए। बाकी औरतें हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगती हैं और मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब वो गुस्से में भी होती है तो भी दिल में मेरे लिए बहुत प्यार होता है। उसके चेहरे से समझ जाती हूँ कि उसे कुछ खल रहा है। मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। वो गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगता है। वह झाड़ू नीचे रखती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। तभी गौरी सोचती है, मैं तो हमेशा सोचती थी कि सब सास एक जैसी होती हैं, मगर मेरी सास सबसे अलग है। उन्होंने कभी मेरे सामने बुरा नहीं कहा और अब पीछे भी वो मेरी तारीफ ही कर रही हैं। मैंने उनके प्यार को कभी समझा ही नहीं। और अगले दिन गौरी की शादी का 1-2 हफ्ता हो जाता है और उसके पग फेरे की रस्म होती है और वह अपने मायके जाती है। घर में रिश्तेदारों की भीड़ होती है, चारों तरफ हंसी मजाक, लेकिन गौरी थोड़ा झिझक रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ सब औरतों के बीच बैठी होती है और उसको मौका मिलते ही बात छेड़ देती है। अरे गौरी तेरी सास तो बहुत अमीर निकली, सुना है बहुत जेवर और पैसे उनके पास है, जरा कह देना कि थोड़ा हमारे लिए भी भेज दें। वैसे जैसी औरत पैसे वाली होती है उतने ही अकड़ भी होते हैं। तभी तुझे तो दिन भर डांटती ही होंगी, काम करवा करवा कर थका देती होंगी तुझे। गौरी तो वैसे भी आज तक डरती आई है। आसपास की औरतें हंस पड़ती हैं। तभी गौरी शांत होकर उनकी ओर देखती है और फिर धीरे से लेकिन सख्त आवाज़ में बोलती है, नहीं मम्मी आप गलत सोचती रही। हर सास वैसी नहीं होती जैसी आप बताती हैं आई हैं। जिस प्यार की मुझे हमेशा कमी रही वही प्यार उन्होंने दिया है मुझे। उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, बल्कि हर पल मेरी मदद की है। उन्होंने मुझे बेटी नहीं, बेटी से भी बढ़कर माना है। इसलिए उनके बारे में कुछ मत कहिए। पूरा माहौल शांत हो जाता है। औरतें एक दूसरे को देखने लगती हैं। सौतेली माँ का चेहरा उतर जाता है। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी बेटा। मम्मी मैं अब समझ गई हूँ कि हर घर के साथ एक जैसी नहीं होती है। फिर गौरी वापस अपने ससुराल पहुँच जाती है। अगले दिन धूप थोड़ी तेज होती है। घर के बाहर 4 औरतें खड़ी होती हैं। सब मोहल्ले की वही गपशप करने वाली औरतें होती हैं जो वसुंधरा से बहुत चिढ़ती हैं। गौरी बाल धोकर हाथ में कंघी लेकर बाहर आती है। तभी उनसे एक औरत आवाज़ लगाती है और बोलती है, अरे गौरी बेटा जरा इधर आ तो, तुझसे कोई बात ज़रूरी करनी है। गौरी बाल सही करके धीरे से उसके पास चली आती है और दूसरी औरत बोलती है, अरे तुझे पता है तेरी सास तेरे बारे में बुराई करती है। कल ही कह रही थी कि बहू तो बस दिखाने की अच्छी है, घर में कुछ नहीं करती है। और क्या मम्मी जी ने ऐसा कहा? गौरी बोलती है, हाँ बेटा हम तो खुद सुनकर आ रहे हैं और हमें तो लगता है कि वो तुझे बहुत कंट्रोल करती होगी। हम भी लोग ऐसे ही होते हैं, ऊपर से प्यार जताते हैं और अंदर से काटते हैं। गौरी एक पल के लिए सबकी तरफ देखती है। उसकी आंखों से नकली आंसू आते हैं, लेकिन फिर वह शांत होकर मुस्कुराती है और कहती है, नहीं आप सब गलत कह रहे हैं। आप जैसी औरतें खुद अपने घर में कड़वाहट फैलाती हैं, इसलिए आपको हर सास बुरी लगती है। लेकिन मेरी सास आप सबसे अलग है। उन्होंने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया, ना कभी मेरे पीछे बुरा भला कहा। अगर वो मुझसे प्यार करती हैं तो आप लोगों को चिढ़ होती है। औरत एक दूसरे से जलती हैं और आइंदा अगर किसी ने मेरी सास के बारे में उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की तो शायद याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके साथ रहती हूँ, मुझे पता है वो कैसी हैं। गौरी यह सब कहकर गुस्से में अंदर चली जाती है। चारों औरतें के चेहरे उतर जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोल पाता। गौरी चुपचाप सास के पास जाती है और थोड़ी देर तक उन्हें देखती रहती है। फिर अचानक बैठ जाती है, उन्हें गले से लगा लेती है। अरे बेटा क्या हुआ? अचानक तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आज मेरे दिल की कड़वाहट खुद ही पिघल गई। मैं हमेशा सोचती थी कि सब सास एक जैसी होती हैं, बुरी होती हैं, ताने देने वाली होती हैं, और मेरी सौतेली माँ ने भी मेरे मन में यही जहर भर दिया था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि आप अलग हैं। आपने कभी बहू समझा ही नहीं, हमेशा बेटी बनाकर रखा। वसुंधरा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गौरी के बालों पर हाथ फेरती हैं। अरे बेटा सबके साथ ऐसा ही होता है, तेरा प्यार भी मैं ही झेलूंगी और तेरा गुस्सा भी, बस तू खुश रहे, यही मेरी दुआ है। तभी गौरी बोलती है, मम्मी जी आज के बाद मैं आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचूंगी।
अब आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। बस पगली, बस कर। गौरी हंस देती है। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं और सास बहू की कड़वाहट भी खत्म हो जाती है।